बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये बात कर ली कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो 3 डिफरेंट मैकेनिज़म्स को फॉलो करते हैं। उनमें से 2 तो बहुत पॉपुलर मैकेनिज़म्स हैं, यानी E1 और E2, और तीसरी मैकेनिज़म जिसकी हमने इससे पिछले लेक्चर में बात की, E1CB। अब ये जो तीनों मैकेनिज़म्स हैं, इनमें बुनियादी तौर पे डिफरेंस कहाँ पे अराइज़ करता है, ये रिलेटिव टाइमिंग है लीविंग ग्रुप के रिमूवल की और डीप्रोटनेशन की। इनकी जो रिलेटिव टाइमिंग है, इसी बेस के ऊपर ये तीनों मैकेनिज़म्स जो हैं हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखें कि ये जो तीनों मैकेनिज़म्स हैं, इनको हमने कंपेयर किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव टाइमिंग ऑफ डीप्रोटनेशन एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। जो E1 मैकेनिज़म है, इसमें क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप फर्स्ट स्टेप में लीव कर जाता है और फिर डीप्रोटनेशन उसको फॉलो करती है। यानी सबसे पहले लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा, जिसके नतीजे में कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें बेस रिमूव करवाएगा प्रोटॉन, जिससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डेवलप होगा। ये वाली बात आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करता है, जिससे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, फिर सेकंड स्टेप में बेस प्रोटॉन रिमूव करवाता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। E2 जो मैकेनिज़्म है, इसके अंदर ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं, यानी डीप्रोटनेशन और लिविंग ग्रुप का डिपार्चर, ये दोनों साइमल्टेनियस होते हैं। यानी जिस स्टेप के अंदर बेस जो है वो प्रोटॉन खींचता है, उसी स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप जो है वो उसका डिपार्चर हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। ये वाली बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लिविंग ग्रुप का डिपार्चर और डीप्रोटनेशन जो है वो दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेसेस हैं। जबकि E1CB मैकेनिज़्म जो है इस बिट डिफरेंट, इसमें जो डीप्रोटनेशन है वो पहले होती है और फिर लिविंग ग्रुप जो है वो डिपार्ट करता है। यानी इसमें सबसे पहले ये होता है कि एक एसिडिक प्रोटॉन जो है वो लाजमी बात है कि होना चाहिए एसिडिक प्रोटॉन, तभी E1CB मैकेनिज़्म होगी। यानी एसिडिक प्रोटॉन से मुराद ये है कि जिस कार्बन के साथ वो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके नेबर में कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मौजूद होना चाहिए, जैसे कार्बोनिल ग्रुप है। तो E1CB मैकेनिज़्म जो है, इसमें बेसिकली पहले डीप्रोटनेशन होती है, जिससे एनाइन फॉर्म होता है, और ये एनाइन जो है इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, और फिर दूसरे स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप जो है वो डिपार्ट करता है। इसमें जो स्टेप्स हैं वो उलट हैं E1 के मैकेनिज़्म के मुकाबले में। यानी E1 में ये होता है कि पहले लिविंग ग्रुप डिपार्ट करता है, दैन डीप्रोटनेशन होती है, जबकि E1CB मैकेनिज़्म में ये होता है कि पहले डीप्रोटनेशन होती है, जिसके नतीजे में जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, और दैन दूसरे स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप का डिपार्चर होता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 3 ऑफ द मैकेनिज़म्स, जिनको हमने इससे पिछले लेक्चर्स में बारहा जो है वो डिस्कस कर लिया। अब जब हम बात कर रहे होते हैं E1 और E2 मैकेनिज़्म की, तो वहाँ पे हम बात करते हैं रेडियो सिलेक्टिविटी की, यानी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो कहाँ पे होगी, और उसको हमने डिटेल से पीछे डिस्कस कर लिया E1 और E2 रिएक्शंस के अंदर, E1 और E2 मैकेनिज़म्स के अंदर इनफैक्ट। जबकि जो E1CB मैकेनिज़्म है, इसमें जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसके लिए कोई चॉइस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, कोई चॉइस एक्चुअली अवेलेबल नहीं होती, और डबल बॉन्ड हमें पता होता है कि एक ही जगह वहाँ पे बनेगा। अब उसकी रीज़न जो है वो क्या है, मतलब क्यों डबल बॉन्ड एक ही जगह पे बनता है, उसकी वजह जो है वो ये वाला है कि एसिडिक जो प्रोटॉन है उसकी पोजीशन क्या है, उसी बेस पे हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि डबल बॉन्ड जो है वो किस जगह पे बनेगा। यहाँ पे रेडियो सिलेक्टिविटी में जो है इस क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कोई चॉइस इसमें जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। मसलन आप पहली एग्जांपल जो नज़र आ रही है, इस पर आप गौर करें कि एसिडिक प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, तो डेफिनेट बात है कि डबल बॉन्ड जो है वो इस जगह पे बनेगा जहाँ पे शो करवाया हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है वो फॉर्म होगा। जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये वाली बनेगी, ये 2 प्रोडक्ट इनफैक्ट बनेगी, और ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं, यानी डायस्टीरियोमर है इनफैक्ट। तो रेडियो सिलेक्टिविटी दोनों में एक ही है, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन आप देख सकते हैं कि जो दोनों प्रोडक्ट्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो सेम है। ये वाली बात आप यहाँ पे ज़हन में रखें कि E1CB मैकेनिज़्म के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो एक ही होती है, वो फिक्स्ड होती है। रेडियो सिलेक्टिविटी यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे उस तरह की बात नहीं है जो हमने E1 और E2 मैकेनिज़म्स के अंदर की। हाँ, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो स्टीरियो सिलेक्टिविटी उसके अंदर आ सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखें कि E और Z प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोनों बन रही हैं जो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हैं, और इनके दरमियान जो रेशो है वो 2:1 रेशो है, यानी E प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बन रही है और जो Z प्रोडक्ट है वो कम बन रही है। इसके पीछे जो है वो रीज़न क्या है, यानी E प्रोडक्ट जो है वो प्रेफर्ड प्रोडक्ट क्यों है, तो इसको समझना भी आसान है। अच्छा, आप इसमें ये वाली बात पहले देखें कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो प्लेनर होता है।
यानी जो हमने पीछे जिसको हम कॉन्जुगेट बेस कह रहे थे, तो प्लेनर इंटरमीडिएट बनता है। सो स्टीरियो सेलेक्टिविटी यहाँ पे आप यूँ समझ लें कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट जो है इसमें इसका डिसीजन जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल से नहीं होता। उसकी रीज़न ये बात आ गई कि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो तो प्लेनर होता है, सो वहाँ पे तो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो वैसे ही ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे प्रेफर्ड प्रोडक्ट जो है वो कौन सी होगी, तो सिंपली आप यूँ समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगी वो ज़्यादा फार्म होगी। ये सिंपल सा रूल आप समझ सकते हैं कि स्टेरिकली लेस हिंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगी, और यूजली ये वाली प्रोडक्ट जो है वो ई प्रोडक्ट होती है। सो ई जो है ये हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी के हवाले से ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बनती हैं और जी प्रोडक्ट जो है वो कम बनती है। अब जो दूसरी एग्जांपल यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देखें कि जो प्रोडक्ट बन रही है वो ई प्रोडक्ट बन रही है, और यानी इसमें दो दफ़ा जो है वो E1 CB मैकेनिज़्म जो है वो प्रोसीड किया रिएक्शन। तो प्रोडक्ट जो है ये ई प्रोडक्ट है जो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है। सो E1 CB मैकेनिज़्म के अंदर आप यही समझें कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोडक्ट जो है ये प्रेफर्ड प्रोडक्ट होती है। नीचे वाली एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो दोनों नए डबल बॉन्ड जो हैं वो डेवलप हुए हैं, उसके ऊपर स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो ई है, यानी ई इसलिए बना है कि ये स्टेरिकली लेस हिंडर्ड प्रोडक्ट होगी। अब फाइनली हम एक रिएक्शन जो है इसको देखेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि मैकेनिज़्म जो है वो किस तरह की है। ये टोटल सिंथेसिस है पेनिसिलिन 5 की। तो इस रिएक्शन पे आप गौर करें और फिर आप स्पॉट करने की कोशिश करें कि मैकेनिज़्म जो है वो क्या होगी। अब इस पूरी मैकेनिज़्म को आप गौर करें, इस रिएक्शन पे आप जस्ट फॉर सम टाइम अगर आप गौर करें तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यानी इसमें एक जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, यानी वो एक इसाइल हेलाइड है, और दूसरी तरफ जो एक दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें अमीनो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है जो कि न्यूक्लियोफाइल है। सो इस हिसाब से हम देखें अगर, तो बज़ाहिर ये रिएक्शन ऐसे लग रहा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, जिसके नतीजे में ये वाली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगी। लेकिन ये रिएक्शन बेसिकली E1 CB मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो प्रोसीड करता है। मैं उस पर थोड़ी देर में अभी आता हूँ। अब बज़ाहिर मैं फिर से एक दफ़ा आपको रिपीट कर दूं कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनके जो यूजुअल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं रिएक्शन, ये उसी तरह का है। यानी इसाइल हेलाइड जो है उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एक अमीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। जो पहला स्टेप है उसमें ये वाली प्रोडक्ट आपके पास बन गई, दैन उसमें सेवरल स्टेप्स होते हैं जिसके नतीजे में ये फाइनल प्रोडक्ट बनती है जिसको पेनिसिलिन 5 कहते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस जो है वो इस पहले स्टेप के ऊपर होगा कि ये मैकेनिज़्म जो है वो किस तरह की है। सो मैंने बात कर दी कि देखने में अपीरेंटली यही लग रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है इसाइल हेलाइड, उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, ये वाली बात ठीक है कि उनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है। लेकिन अगर रिएक्शन जो है वो इसाइल हेलाइड का हो, और इसाइल हेलाइड भी ऐसा जिसमें ऐसा प्रोटॉन मौजूद हो जिसके नेबर में एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मौजूद हो, तो आपको मैकेनिज़्म जो है उसको E1 CB जो है उसको कंसिडर करना चाहिए। तो अब हम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं इस बात को कि ये रिएक्शन जो है वो कैसे हुआ और ये E1 CB मैकेनिज़्म जो है वो किस तरह से है। सो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, ये जो कि एक इसाइल हेलाइड है, और इसमें आप देखें कि एक प्रोटॉन मौजूद है इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के पास ऐसा प्रोटॉन है जिसके नेबर में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है वो मौजूद है। और आप यहाँ पे ये वाली बात भी देखें कि जो ट्राईएथिलामीन है वो बेस भी आपके पास मौजूद है। सो सारी कंडीशन जो है वो पूरी हो रही हैं जो कि E1 CB मैकेनिज़्म के लिए चाहिए होती हैं। यानी एसिडिक प्रोटॉन मौजूद है, आपके पास बेस मौजूद है, यही चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। सो इस मैकेनिज़्म का पहला स्टेप अब आप इस पे गौर करें कि इसमें क्या हुआ कि जो ट्राईएथिलामीन बेस है उसने एसिडिक प्रोटॉन उसको रिमूव करवाया, और जो कॉन्जुगेट बेस बना दिस वन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस आया तो लिविंग ग्रुप ने लीव कर लिया, और आपके पास ये वाला इंटरमीडिएट बन गया जो कि एक कीटीन है। कीटीन्स जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं। सो पहला जो ये पूरा होल प्रोसेस है, ये पूरा जो स्टेप है, इसमें एक E1 CB मैकेनिज़्म जो है वो हुई, और उसके नतीजे में एक कीटीन जो है वो फॉर्म हुई।
आप दोबारा से इसको देख लें कि ट्राईएथिलामीन बेस जो है उसने एसिडिक प्रोटॉन रिमूव करवाया, क्लोराइड लीविंग ग्रुप जो है फिर दूसरे स्टेप में लीव कर गया और कीटीन जो है वो फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन वो एक्चुअली इसी कीटीन के ऊपर होगा, यानी अब जो अमीन है अब वो न्यूक्लियोफाइल बन के जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा और एक पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आपके पास ये वाला इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा जो कि प्लेनर है डेफिनेटली। अब नेक्स्ट स्टेप जो है यानी इस इंटरमीडिएट के बाद अगला स्टेप जो है ये सिंपली प्रोटॉन शिफ्ट है, जिसमें एक प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। आप इस बात को देख सकते हैं, यानी ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जब वापस आएगा तो पाई बॉन्ड की हेल्प से नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ा हुआ एक प्रोटॉन जो है वो कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, जिससे नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंपनसेट हो जाएगा और ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। इस रिएक्शन के अंदर ये टोटल सिंथेसिस रिएक्शन पेनिसिलिन की, जिसमें ये पहला स्टेप जो है ये E1CB मैकेनिज़्म जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है।